कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय मिट्टी में जीवांश कार्बन की मात्रा 0.6% हुआ करती थी। ऐसा क्या हुआ होगा जिससे देश का किसान बर्बाद होता चला गया? मैं आपसे वह सभी बातें शेयर करने वाला हूं जिसे खेती के महान जानकारों ने आज तक नहीं बताया था। इस वीडियो के माध्यम से आपको वह सभी समस्याओं का निदान मिलेंगे जिसकी आप तलाश कई सालों से कर रहे थे। तो क्या आप चाहते हैं कि वो सभी बातें आप सभी को पता लगें? दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का वंदन है, अभिनंदन है श्री जी के बगिया के इस चैनल पर। दोस्तों, आपने इस वीडियो का कैप्सूल तो देखा होगा जिसमें मैंने बताया था कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय मिट्टी में जीवांश कार्बन की मात्रा 0.6% हुआ करती थी, जो आज नहीं है। दोस्तों, ऐसा क्यों? अगर आपने उस कैप्सूल को नहीं देखा तो मैं उसका लिंक छोड़ रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाइए और उस कैप्सूल को जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे वह सभी बातें शेयर करने वाला हूं जिसे खेती के महान जानकारों ने आज तक नहीं बताया था। तो क्या आप चाहते हैं कि वो सभी बातें आप सभी को पता लगें कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जिससे किसान बर्बाद होता चला गया? दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो अब यहाँ से बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। दोस्तों, हुआ क्या कि देश की आज़ादी के बाद खेती के जानकारों ने मेरे भोले भाले किसानों और बागवानी करने वालों को कुछ इस तरह से गुमराह किया कि ये उनकी बातों में आकर लुटते चले गए और अफसोस ज़मीन को बंजर कर बैठे। अब दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्या हुआ होगा जिससे देश का किसान बर्बाद होता चला गया। तो सबसे पहले मैं इसी विषय पर बात करूंगा और बाद में इसे कैसे ठीक किया जाए उसके उपाय भी बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी बात को आपके सामने रखकर एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और सोचिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको वह सभी समस्याओं का निदान मिलेंगे जिसकी आप तलाश कई सालों से कर रहे थे। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो खेतों में लहराती फसलें और हमारे पैरों के नीचे वो उपजाऊ मिट्टी जिसमें जीवांश कार्बन की मात्रा 0.6% हुआ करती थी। और दोस्तों, ये जीवांश कार्बन एक तरह से फसलों का पहरेदार हुआ करता था, जो फसलों की बीमारियों से लड़ने की ताकत प्रोवाइड करता था। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे वक्त बदला, हमारी खेती के तौर तरीके भी बदलते चले गए और खेती की जानकारी रखने वालों ने जैसे हमें गाइड किया, हमने वैसे ही हरी भरी फसलों में रासायनिक खाद और कीटनाशकों को देना शुरू कर दिया। और यहीं से मेरे भोले भाले किसानों के साथ असली खेल को खेलने का सिलसिला शुरू हुआ। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय जीवांश कार्बन होता था 0.6%। और ये जब 0.6% होता था तो ना हम पलावा करते थे, ना सिंचाई करते थे, ना फर्टिलाइज़र देते थे। कंडीशनर फसलें होती थी, बिना पानी के होती थी, बिना फर्टिलाइज़र के होती थी और कोई बीमारी भी नहीं लगती थी। अब सवाल आता है कि बीमारी क्यों नहीं लगती थी? इसलिए नहीं लगती थी क्योंकि जब तक हमने खेतों में कोई पेस्टिसाइड नहीं डाला था, खेतों की मेड़ पर पेड़ होते थे, मिट्टी में नाना प्रकार के जीवाणु हुआ करते थे। दोस्तों, उन जीवाणुओं में कुछ जीवाणु ऐसे भी होते थे जो फसलों में बीमारी फैलाने वाले नेगेटिव पैथोजन को वहीं ख़त्म कर देते थे। दोस्तों, इसलिए फसलों में बीमारी नहीं लगा करती थी। लेकिन हुआ क्या, सबसे पहले फसलों में पेस्टिसाइड की शुरुआत हुई तो खेती के जानकारों ने बताया कि दीमक दुश्मन है फसलों की। लेकिन दोस्तों, सत्य यह है कि दीमक मित्र है फसलों की। और इन्होंने इसे दुश्मन कैसे बताया? जैसे किसी किसान के खेत में 4-6 पौधे सूख गए तो वो उसे देखकर घबराया और उसने किसी जानकार से पूछा कि मेरी फसलों में कुछ पौधे सूख गए हैं और वह फंगस से सूख गए हैं या किसी और बीमारी के कारण सूख गए हैं। दोस्तों, किसी को नहीं पता, लेकिन खेती के जानकारों ने बोला कि उखाड़ के देखो, दीमक होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दीमक का स्वभाव है कि जिंदा पेड़ को कभी दीमक नहीं लगती। और हाँ,
अगर किसी पौधे में बीमारी लग गई है और पौधा सूखने वाला है तो दीमक उसे फिर खा जाएगी। दोस्तों, जब पेड़ उखाड़ा तो देखता है कि पौधे को तो दीमक लग गई है, तो फटाफट फ़ोन लगाया किसी वैज्ञानिक या किसी जानकार को कि बाबूजी, आप ठीक कह रहे थे, पौधे में तो दीमक लगी है। हाँ तो भाई, इसमें जल्दी से क्लोरोपाइरीफास डालो, नहीं तो और ज़्यादा दीमक लग जाएगी। अब दोस्तों, इसमें दो ही चीज़ सामने आई कि या तो वो वैज्ञानिक और अधिकारी अज्ञान थे या फिर उनके पीछे एक प्रायोजित धंधा काम कर रहा था। दोस्तों, मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि जिन्होंने खेतों में क्लोरोपाइरीफास को डलवाया, क्योंकि वो जानते थे। दोस्तों, यहाँ मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना कि किसी ने भी गलती से इसे एक बार खेतों में डाल दिया तो फिर वो ज़िंदगी भर के लिए इनका गुलाम हो जाएगा। क्योंकि जब ज़मीन में क्लोरोपाइरीफास को डाला तो ज़मीन में रहने वाले नाना प्रकार के सूक्ष्म जीव भी मर गए। दोस्तों, मैं यहाँ आपको बता दूं कि कुछ साल पहले हमारे वैज्ञानिकों ने बोला था कि फसलों में विवेरिया डालो, माइक्रोजा डालो, ट्रिकोडर्मा डालो, ये डालो, वो डालो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मान चुके थे कि दवाइयाँ डालने से ही सूक्ष्म जीव मरे हैं, और अगर नहीं मरे होते तो ये फिर फसलों में क्यों डलवा रहे होते। तो दोस्तों, इनकी खुरापाती के कारण ही ये जो टेक्निकल खेती थी उसके कारण कुछ ऐसी विसंगतियाँ आई जिसके कारण ये सूक्ष्म जीव मर गए। तो हमें खेती को सुधारना है। दोस्तों, खेती बहुत ही सरल है, बस हमें इसे समझना होगा। दोस्तों, एक धरती ही है जिसने अनादिकाल से इंसान ही नहीं, धरती पर रहने वाले हर जीव जंतु को कभी भोजन की कमी नहीं होने दी। और एक हम हैं जो धरती की रक्षा करने वाली नाना प्रकार की वनस्पतियों को, जिन्होंने इस धरती को बनाया, हम उन्हीं को दवा डालकर मार रहे हैं। दोस्तों, किसको? जिन्हें हम कह रहे हैं कि ये खरपतवार है। दोस्तों, ये खरपतवार नहीं, ये नाम तो इंसानों ने दिया है, जो उसकी भूल थी, क्योंकि इनमें से कुछ खरपतवार आपकी फसल बनते जा रहे हैं। दोस्तों, मैं हमेशा से ही कहता आ रहा हूँ कि खेतों की मेड़ पर पेड़ होने ही चाहिए, खेतों में पानी रुकना ही चाहिए, और जितना भी कार्बनिक पदार्थ जो हमारे उपयोग का नहीं है, इस धरती पर ही छोड़ दें तो ये कार्बन बन गया। और अगर वहाँ पर जीवामृत के जीवाणुओं को डाल दें तो उस खेत में ये स्थापित हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये जीवामृत उन जगहों के लिए उपयोगी है जहाँ या तो पेड़ नहीं है या फिर जहाँ पेस्टिसाइड का प्रयोग अंधाधुंध हुआ है। तो दोस्तों, उसके लिए वो जगह या वो जंगल जहाँ पर कई सालों से किसी ने किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की होगी, क्योंकि जीवाणु हमेशा कार्बन पे ही रहेंगे। तो दोस्तों, जहाँ पर ढेर सारा कार्बनिक पदार्थ होगा, जीवाणु वहाँ पर ढेर सारे होंगे। तो वहाँ की मिट्टी को ले आना है। अब बाग बगीचे वालों को या फिर 1 एकड़ ज़मीन वालों को 20 लीटर जीवामृत की ज़रूरत पड़ेगी, और 5 एकड़ ज़मीन वालों को 100 लीटर की ज़रूरत पड़ेगी। और इसमें 4 या 5 किलो जो जंगल की मिट्टी हम लेकर आए थे उसे इस ड्रम में डाल देना है। और जितनी एकड़ ज़मीन है दोस्तों, 20 लीटर के हिसाब से ड्रम में पानी भर देना है। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि 10 लीटर जीवामृत के लिए 1.5 किलो पुराना गुड़ और 20 लीटर जीवामृत के लिए 3 किलो पुराने गुड़ की ज़रूरत पड़ेगी। और अब आपको बनाना है 100 लीटर, तो 1.5 किलो के हिसाब से 15 किलो पुराने गुड़ की ज़रूरत पड़ेगी। अब 15 किलो पुराना गुड़, मिट्टी और पानी को एक साथ ड्रम में डालकर इसे रोज डंडे से चलाना है, ताकि इसमें जो सूक्ष्म जीव डेवलप हो रहे हैं उनको ऑक्सीजन पानी के माध्यम से पूरी तरह मिलती रहे। दोस्तों, इसकी तैयार होने की पहचान भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, 50-60 दिनों के बाद जब इसमें बहुत तीखी स्मेल आनी शुरू हो जाए और हाथ डालने से हाथ चिपचिपा हो जाए और साबुन से बार बार हाथ धोने पर भी इसकी स्मेल ना जाए, तो समझ लीजिएगा कि जीवामृत खेतों में देने के लिए तैयार हो गया है। अब इसको देना कैसे है? दोस्तों, इसके 2 तरीके हैं। पहला, अगर हमने खेतों में पलेवा कर दिया है
और खेतों में 1-2 सेंटीमीटर पानी भरा है तो 20 लीटर जीवामृत को लीजिए और मग से 1 एकड़ ज़मीन में जगह जगह छिड़क दीजिए। और दोस्तों, ये जीवामृत खेतों में भरे पानी के माध्यम से इसे जहाँ जहाँ जाना होगा वहाँ चला जाएगा। और दूसरा, बाग बगीचों या फिर खेतों में जहाँ पानी नहीं भरा है तो इस 20 लीटर पानी को 100 किलो सूखी गोबर की खाद में मिलाकर जगह जगह बाग बगीचों या फिर खेतों में यूरिया की तरह छिड़क देंगे और जुताई कर देंगे। दोस्तों, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आपकी खेतों में लगी फसल या पेड़ पौधों में कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो इसकी हर बीमारी का एक ही समाधान है, जीवामृत। और जब आप इसे ज़मीन में बार बार देंगे तो जीवांश कार्बन की मात्रा जो 0.3% रह गई थी, पेस्टिसाइड डालकर वो अब सूक्ष्म जीवों की वजह से धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, 70 से 80% बीमारियां ज़मीन से ही जन्म लेती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि कुछ लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए धरती माँ को बंजर बना के मेरे भोले भाले किसान को बर्बाद कर दिया। दोस्तों, मेरा काम था बताना, वो मैंने अपना धर्म निभाया। अब आपकी बारी है कि आप अपने खेतों में जीवामृत को बनाकर जोड़ देंगे दोस्तों, जिसका खर्चा लगभग 0 आता है। और आप धरती माँ की गोद को मतलब मिट्टी को रिच बनाकर पर्यावरण को भी मजबूत बनाएंगे। दोस्तों, आपका ये छोटा सा कदम आने वाली जनरेशन की दिशा को बदल सकता है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर सपोर्ट करें। दोस्तों, आज बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही और नई जानकारी के साथ। आप पर्यावरण के साथ जुड़कर और जैविक खेती को अपनाकर सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।